नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको लद्दाख लिए चलते हैं और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है, जिसमें लद्दाख के समग्र विकास, जन कल्याण और रणनीतिक जरूरतों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, पर्यटन को बढ़ावा देना, समावेशी विकास पर खासतौर पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री को सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के जीवन और जीवन स्तर सुधारने के लिए चल रही योजनाओं और भविष्य की रूपरेखा के साथ अवगत कराया गया। पर्यटन विकास, युवाओं के लिए रोजगार अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास को भी प्राथमिकी फोकस पर रखा गया है और प्राथमिक फोकस इसे बताया गया। साथ ही बताते चले कि यहाँ देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लद्दाख के संतुलित और स्थायी विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। उधमपुर में शिक्षकों के एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने विशेष रूप से भाग लिया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। स्टेटहुड से जुड़े हुए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने ये भी कहा कि वे पहले भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन यूटी में काम करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। और इस दौरान उन्होंने शिक्षा से जुड़े हुए कई बिंदुओं को भी सामने रखा और अपने विचार को साझा किया। मुश्किलें काफी थी। देखिए, जब से सरकार बनी है, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार के दौरान हमारा यही मकसद है कि हम लोगों के बीच में जाए, क्योंकि हमें लोगों ने इलेक्ट होके भेजा है। हम कोई सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने एतमाद दिया है और हमारी कोशिश है कि लोगों के बीच में पहुँचे और लोगों की बात सुने। सिर्फ सुने ही नहीं, उसका इजाला भी कर सके। और यही हमने किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में दूर दराज इलाकों के जो हॉस्पिटल है, जो बुरी कंडीशन में थे, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत मुश्किलें थी, बहुत परेशानियां थी। डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशंस हेडलेस थे, डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स नहीं थे, डीपीसीज नहीं हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज हमें लगता है कि दिखाई दे रहा है कि सरकार ने जो काम किया है, जो इम्प्रूवमेंट की है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, और जो बाकी डिपार्टमेंट्स पीडी भी हो, आरएन भी हो, आज अल्लाह का शुक्र है कि हर डिपार्टमेंट एक ट्रैक पे आया हुआ है और हर काम जो है वो सिस्टमेटिक चल रहा है। देखिए, स्टेटहुड और यूटी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं 30 साल इस सिस्टम में रही हूँ, 24 साल मैंने ज़्यादातर मिनिस्टर रही हूँ। मैं यूटी में भी रही हूँ, डिप्टी मिनिस्टर रही हूँ, एमओएस रही हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ सोशल वेलफेयर की, आज फिर कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। लेकिन जितना डिफ़िकल्ट आज काम करना है, उतना पहले एज डिप्टी मिनिस्टर भी, जब मेरी स्टार्टिंग में मेरा कैरियर था, तब भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जितना आज डिफ़िकल्ट है काम करना, उतना डिफ़िकल्ट स्टेट में नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज यूटी में काम करना मुश्किल है। जो आपके पावर जो हैं वो कम किए गए हैं, उतने पावर नहीं है जितने स्टेट में हुआ करते थे। तो मुश्किल तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। सेंटर हमारे पास जम्मू कश्मीर में 28,000 के करीब है। ये 28,000 कब लगे, कब इनकी सेंक्शन आई हैं, वो शुरू में कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब 96 में मिनिस्टर बने, उस वक्त उन्होंने ये ICDS प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए, हेल्पर वर्कर लगवाए। उसके बाद 8 से 14 तक जो मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, मैंने लगभग 1,000-1,500 सेंटर जो है उनकी अप्रूवल लाई। जो दिल्ली में सरकार थी, जो उनकी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी मैडम, वहाँ पे उनसे ये सेंक्शन करवाए थे, वो सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2015 या 14 के बाद जब से हमारी सरकार गई, आज तक एक भी नए ICDS सेंटर में अप्रूवल नहीं आई है। कोई भी नया ICDS सेंटर सेंक्शन नहीं हुआ है। अगर कहीं कहीं पे कोई ये जो एडजस्टमेंट थी वो पेंडिंग थी, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया था कोर्ट केस की वजह से, या पहले जो सेंटर सेंक्शन है वो पेंडिंग थे,
अब मैंने डायरेक्शन दिया है डिपार्टमेंट को, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड सेंक्शन सेंटर्स है उनका एडवर्टाइजमेंट निकले, ताकि जिनका मेरिट हो वो उसमें अप्लाई कर सके, उनको ये रोजगार मिल सके। तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू मीडिया से रूबरू हुए और सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम जनता तक विकास के लाभ पहुंचाना और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस चल रही परियोजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। कई प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख समन्वय मंच है। इसके माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और जन शिकायतों की हर महीने प्रधानमंत्री जी द्वारा रियल टाइम समीक्षा की जाती है। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसमें सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि शामिल है। बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, यूटी प्रशासन और एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के बीच समन्वय जरूरी है। यूटी सरकार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, यूटिलिटी शिफ्टिंग और कानून व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। भारत सरकार के 500 करोड़ या उससे अधिक लागत की परियोजनाओं की निगरानी एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप करता है, पीएमजी, और उन्होंने इस मॉनिटरिंग के लिए एक पीएमजी पोर्टल भी बनाया है। यह निगरानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और विभिन्न विभागों के मंत्रीगण द्वारा की जाती है। इससे परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और जमीनी स्तर की अड़चनों को हल करने में मदद मिलती है। इसमें नियमों, मंत्रालयों और केंद्र और राज्यों में समन्वय से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर में पीएमजी पोर्टल पर 61 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी लागत 4,12,000 करोड़ है और इनकी निगरानी हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इन 61 प्रोजेक्ट्स में से 15 प्रोजेक्ट्स, जिनकी राशि 69,000 करोड़ रुपए है, पूरी हो चुकी है और जो बाकी 46 प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी लागत 3,43,000 करोड़ है और ये विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। इसी पीएमजी पोर्टल में जो परियोजनाएं लिस्टेड हैं, उनमें से जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको प्रगति के प्लेटफॉर्म पर रिव्यू किया जाता है, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्वयं रिव्यू करते हैं। ये प्रगति एक ऐसा मंच है जो बड़े स्तर पर निगरानी करता है और जिम्मेदारी भी तय करता है। जम्मू कश्मीर में 15 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, जिनकी लागत 1,12,000 करोड़ रुपए की है, उनकी निगरानी प्रगति के प्लेटफॉर्म पर हो रही है। प्रोजेक्ट में समन्वय की कई समस्याएं थी और उनको हल किया गया। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें भी कई बाधाएं आ रही थी और उनको भी हल किया गया और इस सिस्टम को चालू किया गया। एम्स जम्मू में यूटिलिटी शिफ्टिंग की समस्याओं को हल किया गया। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से बानीहाल का सेक्शन, इसमें भी कई बाधाएं थी, उनको दूर करके ये परियोजना भी शुरू की गई। आलस टैंक श्रीनगर, द्रास, करगिल, खलसी, लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा किया गया और इसको लद्दाख यूटी को सौंप दिया गया। 15 में से 6 प्रोजेक्ट्स तो पूरे हो गए और बाकी 9 प्रोजेक्ट्स, जिनकी लागत 59,000 करोड़ रुपए है, ये प्रगति पर निगरानी में है। इसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, एम्स अवंतीपोरा, पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 4G कवरेज आदि शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल 27 समस्याएं हल की गई और 2 अभी शेष। तो ये प्रगति का जो हाई रेजोल्यूशन रेट है। बॉर्डर जिला पुंछ में जहां पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 310 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है जो पाकिस्तान और पीओजेके में सक्रिय हैं,
और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिशों से जुड़े रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये लोग घुसपैठ, ड्रग तस्करी, कहने का मतलब है कि घुसपैठ और ड्रग तस्करी, युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनमें से अधिकतर मंधार, सुरनकोट और सब्जियां इलाके के ही ये साब्जिया इलाका है जहां के बताए जा रहे हैं और इनकी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है और अब तक कई संपत्तियां सील भी की जा चुकी है। और साथ ही ये बताते चले कि अधिकारियों ने ये साफ कर दिया कि आगे भी कठोर कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरहदी जिला पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले 310 ऐसे अफराद की निशानदेही की है जो पाकिस्तान यानी कि POJ के में से जो है सरगर्म होकर अमन व अमान को मुतासिर करने की कोशिश में मुलविस पाए गए हैं। उन पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से यानी कि दरअंदाजी की कोशिशों में सहूलतकारी, मंशियात की स्मगलिंग, नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करने और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में किरदार अदा करने के इल्ज़ामात हैं। आला ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से की गई एक जामा जांच के बाद ज़िला पुंछ में ऐसे तकरीबन 310 अफराद की शिनाख्त की गई है जिनमें अक्सरियत मेंढर, सुरनकोट, साबजियाँ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये अफराद गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान जो है LOC अबूर करके पाकिस्तान POJ के और अब वहाँ से पुंछ के साथ साथ ज़िला जो है राजौरी में भी बदअमनी फैलाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इन अफराद की शिनाख्त जो है अभी एक तफसीली सर्वे के बाद जो है अमल में लाई गई है, फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, ताहाल इनके नाम जो है वो सामने नहीं लाए गए हैं। पुलिस के पास इन अनासर के जो पाकिस्तान और POJ के फ़रार होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उनकी जायदादों को जब्त करने का अमल जो है पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। तहकीकात के दौरान एक चौंका देने वाला जो है इंकशाफ भी सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में पुंछ ज़िला से तकरीबन 2500 अफराद गैर कानूनी तौर पर यानी कि POJ के जो है और पाकिस्तान में चले गए हैं गैर कानूनी तौर पर जो है वो सरहद अबूर करके और उसके साथ साथ ताहम इनमें से जो है 310 अफराद का किरदार जो है बराह रास्त गैर कानूनी तौर पर जो है वो गैर कानूनी और तखरीबी सरगर्मी में सामने आया है। अगरचे POJ के और पाकिस्तान जाने वाले अफराद का ताल्लुक जो है ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों से है, लेकिन इनमें बड़ी तादाद जो है मेंढर, सुरनकोट और मंडी जो सरहदी इलाका साबजियाँ हैं वहाँ से है। ज़राए के मुताबिक ये भी जानकारी जो है वो सामने आई है कि 310 अफराद की तादाद को खासी करार दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से बेशतर अफराद गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान पाकिस्तान और POJ के गए हुए हैं और वहाँ से जम्मू व कश्मीर में दहशतगर्दी, मंशियात की स्मगलिंग और नौजवानों की शिद्दत पसंदी को हवा देने जैसी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। इनमें से कुछ अफराद पाकिस्तान और POJ के में सरगर्म दहशतगर्द जो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी तंजीमों से वाबस्ता हैं। ये अनासर न सिर्फ दरअंदाजी की कोशिशों में सहूलत जो है फराहम कर रहे हैं बल्कि ड्रोन्स और दीगर ज़राए से असलाह और मंशियात भेजने और नौजवानों से रब्ता करके इन्हें शिद्दत पसंदी की तरफ रागिब करने की कोशिश में भी मुलविस पाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक आला सतह हिदायत के बाद पुलिस ने इन अनासरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले मरहले में पाकिस्तान और POJ के फ़रार होने वाले अफराद की शिनाख्त की गई, दूसरे मरहले में उनके नाम पर मौजूद असासों की तस्दीक की गई और अब कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए इनकी जायदादें जो है जब्त की जा रही हैं। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जो पाकिस्तान ये अफराद चले गए हैं सरहद अबूर करके इनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इनकी जायदादों को जो है वो जब्त किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक तकरीबन 2 दर्जन अफराद की इमलाक जो है जब्त की जा चुकी हैं, जबकि 20 से 25 अफराद के असासे 26 जनवरी तक कानूनी तरीक़ाकार के तहत जब्त कर लिए जाएंगे। आने वाले वक्त में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस तमाम शिनाख्तशुदा अफराद की जायदादें जब्त की जाएंगी। सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी पाया कि पाकिस्तान और POJ के से सरगर्म कुछ अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया ज़राए के ज़रिए राजौरी पुंछ अजला के मुकामी नौजवानों से बार बार रब्ता किया ताकि इन्हें शिद्दत पसंदी की तरफ माइल किया जा सके। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए इरफान मुगल, मंडी पुंछ से।
डोडा जिले की ठाठरी सब डिवीजन के ही बैरसाला गांव में आज एक भावुक पल देखने को मिला, जब ग्रामीण 5 जनवरी 1996 की उस दर्दनाक घटना को याद करने के लिए शहीदी स्मारक पर एकत्रित हुए। उस काली रात में सेना की वर्दी में आए हुए आतंकवादियों ने गांव के 15 निर्दोष लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था और इसी घटना के बाद इलाके में विलेज डिफेंस कमेटीज की शुरुआत हुई थी। आज के कार्यक्रम में यहां डीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह कोतवाल और एएसपी भद्रवा विनोद शर्मा सहित कई यहां गणमान्य लोग मौजूद रहे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया। धर्म है और आज मैं इस प्रोग्राम पे बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जो मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं सल्यूट करने आया हूं उन वीरों को जिन्होंने आज ही के दिन 1996 को जिनको कुछ कायर लोगों ने यहाँ पर उनके साथ निर्मम हत्या की थी उनकी। आज उन लोगों को सल्यूट करने का और उनको याद करने का दिन है, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की। जो इरादे थे उस दौरान मिलिटेंसी के कि यहाँ से किसी तरह से लोगों को डरा धमका के पलायन किया जाए लोगों का, और यहाँ पे हम पाकिस्तान की सोच रखने वाली गवर्नमेंट को रखे या वैसे लोगों को यहाँ पे सहारा दे, जो कि नहीं होने दिया। और एक तरह से वो मिलिटेंसी को जवाब था यहाँ के लोगों का। आज यहीं के लोग हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस में, हमारी इंडियन आर्मी में पार्टिसिपेट करते हैं और परस्पर तब से लेके अभी तक उसी काम में लगे हैं कि कोई भी अगर किसी भी तरह गलत सोच का इंसान जो मिलिटेंसी का साथ देता है या मिलिटेंस की तरह सोच रखता है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिनको याद करने का एक भव्य कार्यक्रम के रूप में यहाँ पे आयोजित किया जाता है, जिसमें आसपास के लोग खाली गांव के नहीं बल्कि चाहे हमारे आसपास के गांव है, पूरे जिला से दूर दूर से लोग आते हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। तो हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है ये खाली इस दिन तक सीमित न रहे। हम जो हमारे शहीद हैं, जिन लोगों ने शहादत दी है, जिनके कारण हम यहाँ पे एक अच्छे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, तो उनको इस दिन नहीं बल्कि हर दिन याद किया जाए। ना जाने कितने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, कितने आर्मी के जवान, कितने पुलिस विभाग के जवान, कितने हमारे वीडीजी मेंबर्स, एसपीओ, जिन्होंने जाने यहाँ पे गवाई है और जिनकी शहादत के कारण हम आज यहाँ पे एक अच्छे एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। परिवार के 15 लोग थे, जिनमें उनकी माता श्री जो उनकी उस परिवार के थे, उनकी 95 ईयर्स थी और लगभग 75 के करीब उनका बड़ा। डोडा में पीएचई विभाग के डेली वेजर्स ने अपने नियमितीकरण और लंबित वेतन जारी करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद सरकार उनकी वास्तविक मांगों को पूरा करने में नाकाम रही है और डेली वेजर्स ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे अपना आंदोलन तेज करते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा की ओर कूच करेंगे और बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को उनकी समस्याओं पर गंभीरता दिखानी चाहिए, वरना वे सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। पिछले 10-15 दिन से जो है, चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया हो, तो वहां पे एक खबर बहुत गर्दिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के लिए जो है 2026 का साल बड़ा खुशी का साल आने वाला है और जो ये बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो इस बजट के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के लिए के डेली वेजेस के लिए और खासकर अगर मैं जल शक्ति विभाग के डेली वेजेस की बात करूं तो उनके लिए सरकार जो है वो कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है या रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करने जा रही है। लेकिन पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है वो कतई भी इन चीजों को नहीं मानता है। जब तक ना इन रिटर्न कोई हमारे पास रिकॉर्ड आए तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। उसी सिलसिले में पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने जो है वो हर डिवीजन और सब डिवीजन के अंदर जाकर डेली वेजेस को जगाने का काम किया है कि अगर सरकार इस बजट के। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।